तो भाई आज हम रिएक्ट कर रहे हैं रिएक्ट क्या हम मतलब देख रहे हैं स्कारलेट जोहानसन को कैसे यूज करा गया हॉलीवुड में और सेव्ड हमारा। हम्म। देखते हैं भैया, देखते हैं, लेट्स गो। क्या है? चलो। एक लड़की जिसने हम्म। ऑस्कर वर्दी एक्टिंग की, लेकिन हॉलीवुड ने उसे अवार्ड के नाम पे दिया बेस्ट लिप लॉक का नॉमिनेशन। उसने वाओ। 200 पाउंड के स्टंटमैन को पटका, पर दुनिया ने देखा कि उसका जिपर कितना नीचे है। हॉलीवुड के लिए तो वो सिर्फ एक पोस्ट ये तेरी बात हो रही है ग्रंथ? दुनिया ने देखा नहीं, इसका मेरी जिप। मेरी बात क्या हो रही है भाई? ये गर्ल क्या? थी, लेकिन अंदर से एक पूरी वॉरियर। ये कहानी है उस 60 साल की लड़की की जो करने तो आई थी एक्टिंग, मगर दुनिया ने उसकी बॉडी को बेचना शुरू कर दिया। ये कहानी है स्कारलेट जोहानसन की। कितनी प्यारी एक्टर है यार ये। फिर भी 1992 का लोग साल था। एक 8 साल की लड़की अपने बैकपैक में ख्वाब लेकर पहुंची ली स्ट्रासबर्ग थिएटर इंस्टीट्यूट, और वो लड़की थी स्कारलेट इंग्रिड जोहानसन। ये वही इंस्टीट्यूट है जहां से एल पचीनो, रॉबर्ट डिनेरो जैसे लेजेंड्स निकल के आए हैं, और अब एक छोटी सी स्कारलेट भी उनके कदमों पर चलने के लिए आई थी। अब स्कारलेट की एज देख के उसे बच्ची समझने की भूल बिल्कुल भी मत करना। शी वॉज अ बोर्न परफॉर्मर जिसके इमोशंस नाक से नहीं बल्कि आंखों से बहते थे। जब वो मोनोलॉग परफॉर्म करती थी तो 30 साल के स्टूडेंट्स भी चुप होके उनकी परफॉर्मेंस ऑब्जर्व करते थे। ये वही फेज था जहां स्कारलेट ने डिसिप्लिन, डेप्थ और ड्रामा तीनों को अपनी मसल मेमोरी में फिट कर लिया। मगर जब ऑडिशंस की Damn यार। बारी आई तो स्कारलेट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनकी खुद की वॉइस बन गई। दरअसल स्कारलेट की आवाज डीप, हस्की और सोलफुल थी, जिसकी वजह से कास्टिंग डायरेक्टर्स कहते थे दैट शी डजंट साउंड्स लाइक अ क्यूट गर्ल। स्कारलेट के लिए ये फेज ऑडिशंस का एक मैराथन था। वो रिजेक्ट होती, थोड़ा रोती और फिर से ऑडिशन के लिए रेडी हो जाती। अब अगर डेडिकेशन इस लेवल का होगा तो हॉलीवुड कब तक इग्नोर करेगा। और फिर आया 1994 का साल जब स्कारलेट ने सिर्फ 9 साल की एज में अपना फर्स्ट ऑन स्क्रीन रोल किया। मूवी का नाम था नॉर्थ और कैरेक्टर का नाम मैंने था नहीं देखी। लॉरा नेल्सन। स्कारलेट का स्क्रीन टाइम सिर्फ कुछ सेकंड्स का था, लेकिन इतने कम टाइम में भी उनका कैमरा सेंस ऐसा था जैसे वो पहले भी 10 मूवीज में काम कर ओ, चुकी हो। ये तो वो वाला मीम है ना, ये बंदा तो वो मीम वाले में आया था ना। हु आर यू है ना वाला। यार वो नहीं है, पर मतलब ऐसे वेट कैमरा वेट एंगल वो था। वेट वेट लेट मी सर्च। देख एक बार। वेट वेट, हु आर यू? यू अबे यार, हु आर यू? मीम। अबे नहीं नहीं, वो नहीं है। ये वो नहीं। Oh, hi. Wait a minute. Who are... इसमें नहीं है क्या? वो अलग अलग है क्या दोनों? नहीं नहीं, अलग अलग है यार। बट थोड़ा बहुत मुझे ऐसा लगा नॉर्थ सेम के है। बाद स्कारलेट ने कई कपड़े है ना, सपोर्टिंग रोल्स किए, ब्लू जैसे ब्लू। कि जस्ट कॉज, इफ लूसी फेल, मैनी एंड लो एंड होम अलोन 3। इनमें से मुझे सबसे बेस्ट लगी होम अलोन 3, जिसमें उनका सरकास्टिक और अनॉयड सिस्टर का एटीट्यूड ऑडियंस को काफी रिलेटेबल लगा। फाइनली ये तो मैंने मूवी देखी है। आई वो हैं? मूवी। कैसी थी मूवी? होम अलोन अच्छी थी, तीनों पार्ट अच्छे थे होम अलोन के। और मैंने नहीं देखी क्योंकि मैं होम अलोन नहीं हूं ना। जिसने स्कारलेट को स्पॉटलाइट में खड़ा कर दिया। मूवी का नाम था द हॉर्स विस्परर। ये वो फिल्म थी जहां स्कारलेट ने एक इमोशनली शैटर्ड गर्ल का रोल प्ले किया, एक ऐसी लड़की जो खुद से, दुनिया से और खुदा से भी नाराज है। स्कारलेट की आंखों में ग्रीव था, ट्रॉमा था, जिसने ऑडियंस को रोने पे मजबूर कर दिया। हॉर्स विस्परर के बाद स्कारलेट ने रुकने का नाम नहीं लिया। फिर चाहे माय ब्रदर द पिग में एक प्रोटेक्टिव सिस्टर का रोल हो या फिर घोस्ट वर्ल्ड की रिबेलियस टीनेजर, इन सभी मूवीज के साथ स्कारलेट मेन स्ट्रीम फैमिली ऑडियंस के दिल में जगह बनाती चली गई। लेकिन जैसे जैसे स्कारलेट बड़ी होती गई, हॉलीवुड उनके लुक्स को लेके ज्यादा ऑब्सेस्ड होने लगा, और फिर शुरू हुआ स्कारलेट की एडल्ट लाइफ का वो फेज जहां उनका टैलेंट हॉलीवुड के लिए सेकेंडरी बन गया और प्राइमरी बन गई उनकी बॉडी। ऑब्जेक्टिफाइड यार, मतलब ऑब्जेक्टिफाइड यार सबको ही करा जाता है, चाहे बॉलीवुड हो चाहे हॉलीवुड हो, चाहे सबसे ज्यादा मुझे सब लगता जगह। है। मुझे तो सबसे ज्यादा लगता है कि इंडिया में बात कर रहा हूँ मैं, साउथ में ज्यादा होता है ये, मतलब ऑब्जेक्टिफिकेशन इन ये वुमेन। तेरा साउथ साउथ हो गया। हाँ। नॉर्थ में भी है, मतलब नॉर्थ में तो नहीं, जहाँ मुंबई आ जाता भाई, मुंबई में बहुत होता है, मैंने देखा, क्योंकि इंडस्ट्री वहीं से शुरू होती है एक तरीके से। तो ये ऑब्जेक्टिफाई करती है भाई हर किसी को कि तुम्हारी हॉलीवुड तो बॉडी है है। ही। अगर तुम सुंदर नहीं हो ना भाई, तो तुम्हें इंडस्ट्री में अपने बॉलीवुड लुक्स में पे तो तो नहीं वो नहीं मिलता मिल भाई। सकता है। बॉलीवुड में तो तुम्हें रोल नहीं मिलता इफ यू आर नॉट ब्यूटीफुल। हॉलीवुड में तुमने हाँ। देखा होगा बहुत सारे एक्ट्रेसेस जो होती हैं उनको मिल जाता है रोल, चाहे वो ब्यूटीफुल हो या ना हो।
उनको मिल जाता है, उनका होता है, क्योंकि देख या तो हार्ड वर्क होता है एक तरीके से मान हाँ, के चल, या थोड़ा बहुत होता है कुछ ना कुछ कि क्योंकि हाँ रेफरेंस जिसे बोलते हैं। वो लोग हॉलीवुड में क्या चीज़ है कि उन्हें टैलेंटेड लोग भी चाहिए और उन्हें कुछ स्कारलेट जोहानसन जैसे लोग भी चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि तभी तो टिकट प्राइस और टिकट सेल होंगी तभी तो। 90s के और एंड क्या। तक क्रिटिक स्कारलेट को वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग यंग एक्ट्रेसेस इन अमेरिका मान रहे थे। स्कारलेट को भी लगने लगा था कि अब अच्छी स्क्रिप्ट्स मिलेंगी और एक्टिंग के लिए जीने का मौका मिलेगा, जो कि उनको मिला भी। लेकिन हॉलीवुड ने उनके टैलेंट को एक ऐसे लेंस से दिखाया जो उनकी बॉडी को क्रॉप करता था और उनकी एक्टिंग को ब्लर। स्कारलेट की पहली मैच्योर परफॉर्मेंस थी लॉस्ट इन ट्रांसलेशन, एक जापानीज होटल रूम में एक लाजवाब परफॉर्मेंस जिसमें लोनलीनेस, आइडेंटिटी क्राइसिस और इमोशनल वनरेबिलिटी का परफेक्ट मिक्सचर था। क्रिटिक्स ने भी कहा दैट शी डिजर्व्स एन ऑस्कर नॉमिनेशन, मगर मिलता भी तो कैसे। मूवी के इंट्रोडक्शन सीन में उनका चेहरा नहीं बल्कि उनकी पैंटी दिखाई गई। एक एंटायर जनरेशन ने इस इंट्रो सीन को स्कारलेट की आइडेंटिटी बना दिया। तभी से एक फॉर्मूला क्रिएट हुआ, स्कारलेट को लो का ड्रेस पहनाओ, उनका क्लोजअप स्लो मोशन लो और काम हो गया। मैच पॉइंट में एक सेडक्टिव मिस्ट्रेस, द आइलैंड में एक फ्यूचरिस्टिक आई कैंडी और द ब्लैक डहलिया में एक ट्रैजिक फिगर जिसकी ट्रेजेडी क्या भी कह रहा है ग्रंथ, मैं ये सारी मूवीज अभी ये वीडियो होने के बाद देखूंगा ही। आपको कैसे इन पता। सभी रोल्स में एक कॉमन एलिमेंट था, सेक्सुअल ऑब्जेक्टिफिकेशन, और इस ऑब्जेक्टिफिकेशन की हाइट 3 मूवीज में दिखाई दी, जैसे कि 2013 में आई अंडर द स्किन। ये एक डार्क मूवी थी जहां स्कारलेट एक एलियन का रोल करती हैं जो ह्यूमन मेल्स को सिड्यूस करके खा जाती है। स्कारलेट का ये सबसे बोल्ड और एक्सपेरिमेंटल परफॉर्मेंस था। मूवी जेंडर पॉलिटिक्स, ऑब्जेक्टिफिकेशन और ह्यूमन फ्रेजिलिटी के बारे में थी, मगर ऑडियंस ने क्या देखा? ओह, स्कारलेट ने तो न्यूड सीन्स दिए भाई। इसके बाद आती है डॉन जॉन, जहां स्कारलेट ने एक ओवर द टॉप फैंटेसी गर्लफ्रेंड का रोल प्ले किया। रोल डेलिबरेटली अनरियलिस्टिक तो रखा अच्छी गया है। था, पर मीडिया ने तो सटायर पे फोकस ही नहीं किया। लेकिन जब अवार्ड सीजन आया तो स्कारलेट को नॉमिनेशन मिला फॉर MTV अवार्ड्स फॉर बेस्ट लिप लॉक। यस, लिप लॉक, दैट्स हाउ हॉलीवुड सॉ हर। फिर आई लूसी, भाई। जिसमें उन्होंने भाई। एक ड्रग म्यूल का रोल। भाई लूसी तो अच्छी थी भाई ये मूवी जो है ना भाई, ये मेरी वन ऑफ माय फेवरेट मूवी है भाई। इतनी भाई, क्या बहुत बढ़िया है। भाई। पहले पता है तुझे, मैं ना इतना हॉलीवुड नहीं देखता था पहले। पहले मैं हम्म। बॉलीवुड ही देखता था तेरी तरह, बट भाई जब मैं मेरे घर में टीवी आई ना तो मैंने सबसे पहले यही मूवी लगाई, पता नहीं क्यों। मुझे ऐसा लगा यार देखते अच्छा। हैं भाई, कुछ तो इसमें दिख रहा है भाई। फिर इसमें 100% माइंड यूज वाला जो कॉन्सेप्ट आया ना भाई, खतरनाक अरे भाई। अच्छा है। और इसकी तू वो देखेगा ना, तू मजा आ जाएगा भाई। फिर किस तरह से लड़ती है ये। फिर मैंने रियान रेनॉल्ड्स है ना उसकी मूवीज देखना चालू करा भाई। काफी अच्छा। उसकी मूवीज भी भाई टॉप नॉच है। बाकी चलो। रोल किया जो एक्सीडेंटली जीनियस बन जाती है। स्कारलेट ने यहाँ दिखाया कि वो एक्शन, इमोशन, साइंस फिक्शन सब कुछ हैंडल कर सकती हैं, पर मार्केटिंग टीम ने स्कारलेट को एक बैड एस हॉट गर्ल की तरह दिखाया और एक बार फिर से टैलेंट सेक्सी पैकेजिंग में चिपक गया। और ये यार, सिर्फ I मीडिया का guess मेरे अकॉर्डिंग ना ऑब्जेक्टिफिकेशन ना ऑडियंस कर रही है भाई, क्योंकि देखो जो उसमें सीन्स है ना, मुझे ऐसा एक सीन भी नहीं लगा कि जानबूझ के डाला गया है ताकि अट्रैक्शन बढ़े, क्योंकि अगर कोई बंदा फंसा पड़ा है तो वो एक्चुअल रियलिटी है ना वो। अब उसमें वही तो। एकदम तुम्हें स्वेटर पहन के तो दिखाएंगे नहीं ना। अब उसमें वही। लोग, ऑडियंस ऑब्जेक्टिफिकेशन कर रही है ना कि हॉलीवुड। हॉलीवुड तो वही दिखाएगा ना। अब धुरंधर में सपोज देख, अभी सपोज वो लेटेस्ट मूवी की बात करते हैं, धुरंधर में रणवीर सिंह को इतना वो दिखाया, क्या कहते हैं। अब इसका मतलब ये थोड़ी ना हम उसको ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हैं। हम वही। तो उसको वही लेंगे ना एज अ स्पाई जैसे होते हैं। अब ये थोड़ी ना कहेंगे हाँ उसको ऋतिक रोशन कि की वो तरह वो था। फुल बॉडी ट्रिम व्रिम सब दाढ़ी वाड़ी करके आए, एज अ स्पाई वाला दिखाया है उसमें। अब वही वही तो। सेम चीज इसकी है। ये तो भाई ऑडियंस हुई ना, ऑडियंस ने ऑब्जेक्टिफिकेशन दिखाया। एक्सेप्शन नहीं था। स्कारलेट खुद भी ये सब फील कर रही थी। उन्होंने एक अच्छा जी, इंटरव्यू में कहा था, मतलब हम गलत "I was हैं यार, हम गलत हैं, सॉरी। जब स्कारलेट खुद ही फील, पर वो भी तो तभी फील कर रही है ना जब ऑडियंस उसे जज कर रही है। ऑडियंस करेगी हाँ। हाँ being उसको लग groomed रहा है to कि be हाँ the कि bombshell सामने type सामने of वो बंदा actor. कर रहा I है तो was मैं being भी। prepared for it by the industry as the hypersexualized young woman. समझ रहे हो विनोद? इंडस्ट्री उसे बॉम्बशेल बनाने की ट्रेनिंग दे रही थी, ना कि आर्टिस्ट। तभी 2009 में स्कारलेट को एक कॉल आया और दूसरी तरफ से आवाज आई दैट यू हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर आयरन मैन 2। मगर स्कारलेट को अभी तक ये नहीं पता था कि ये रोल सिर्फ एक सुपर हीरो बनने का नहीं, बल्कि उनकी पूरी इमेज को तोड़कर दोबारा लिखने का चांस था। ब्लैक विडो।
2009 में मार्वल अपनी मूवी आयरन मैन 2 में नताशा रोमानोफ को इंट्रोड्यूस करना भाई 1 मिनट पहले वीडियो में पॉज कर, तुम भाई क्या तुम जो लोग देख रहे हो तुम्हें भी ब्लैक विडो पसंद नहीं आई? भाई मुझे तो अच्छी लगी थी ब्लैक विडो। लूसी की बात तो मैंने वही मूवी देखी थी शायद से उसकी ब्लैक विडो तो अच्छी थी यार। हाँ यार काफी अच्छी मूवी स्कारलेट थी यार। वही तो, ये जो थी पता नहीं भाई, नताशा मैंने रोमानोफ देखा वाली भाई बड़ी अच्छी थी। मैंने देखा भाई लोगों को पसंद ही नहीं आई ब्लैक विडो, काफी वो बता रहे किसने थे। बोला भाई? मुझे तो बहुत पसंद आई, इतनी पसंद आई कि भाई उसका रोना आ गया भाई मुझे देख के, जब वो एंड गेम में मरती है भाई। उस बंदे ने इतना तगड़ा वो करा था। एक तो मेरी तरह वो लोनली थी पूरी मूवी में, बेचारी बॉयफ्रेंड ही ढूंढती रही। चाहता था। मैं- ओरिजिनली ये रोल एमिली ब्लंट को मिला था, लेकिन उनकी मूवी गुलिवर ट्रैवल्स का स्केड्यूल क्लैश हो गया और तब नाम आया स्कारलेट जोहानसन का। स्कारलेट ने ऑडिशन देने के पहले ही इस रोल के लिए पूरी तैयारी कर ली थी और उनकी तैयारी इतनी जबरदस्त थी दैट शी वाज सिलेक्टेड फॉर द रोल ऑफ ब्लैक विडो। अब स्कारलेट को लगा कि ये रोल उनकी पुरानी इमेज को ब्रेक करने के लिए एक परफेक्ट चांस है, बट देन हॉलीवुड डिड इट अगेन। रिमेंबर मूवी में टोनी स्टार्क जब नताशा को देखता है तो क्या कहता है? आई वॉन्ट वन। टोनी के सरकाज़म ने पूरी वाइब को ऑब्जेक्टिफाई मोड में डाल दिया। मूवी में एक फाइट सीन है जहाँ पे वो पूरे कॉरिडोर को क्लीन कर देती है, लेकिन हाँ। मीडिया ने क्या याद रखा कि उसका जिपर कितना नीचे ये है। तो चल फोर्स्ड है, ये तो फोर्स्ड है। ये कोई सीन अगर डालते भी ना टोनी अगर टोनी स्टार्क सिर्फ नॉर्मल सर्च भी करता ना उसे और उसके कोई इमेज नहीं डालता तो चलता भाई, कोई वो नहीं था। मूवी बहुत ही अच्छी थी भाई, वो सीन डालने की जरूरत नहीं थी। अब पर ठीक है भाई, वही अब तो। हॉलीवुड ने भी करा ही है। अगर 80% ऑडियंस ने करा है तो 20% हॉलीवुड करेगा ही भाई। ऑब्जेक्टिव स्कारलेट ने कहा था that it felt like I was selling a male fantasy instead of telling a story. Definitely स्कारलेट के लिए ये काफी disappointing था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। And then came 2012 जब एवेंजर्स रिलीज हुई। लोग सोच रहे थे कि एक नॉर्मल ह्यूमन लड़की सुपर सोल्जर्स और गॉड के बीच में क्या करेगी, बट स्कारलेट proved everybody wrong. इंटरोगेशन सीन्स, लोकी के सामने इमोशनल मैनिपुलेशन और हॉकाई के साथ सोल बॉन्डिंग। क्रिटिक्स ने लिखा she is not just a member of the team, she is the emotional एंकर ऑफ द एवेंजर्स। और इस मूवी के बाद ब्लैक विडो का कैरेक्टर हर नई सीक्वल के साथ इवॉल्व होता रहा। जैसे कि कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर में ब्लैक विडो दिखी एक हॉन्टेड सोल्जर के रूप में। स्कारलेट ने नताशा के अंदर का गिल्ट, उसका पास्ट और उसका रिडेम्पशन मिशन परफेक्टली प्ले किया। नो ऑब्जेक्टिफिकेशन, सिर्फ रॉ पेनफुल ह्यूमन इमोशंस। इसके बाद आई एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन, जहां नताशा का पास्ट का दरवाजा खुलता है। स्कारलेट ने रेड रूम, ब्रेन वॉशिंग और स्टेरलाइजेशन के पेन को इतनी बेहतरीन तरीके से पोर्ट्रे किया था कि ऑडियंस नताशा से इमोशनली कनेक्ट होने लगी। इसके बाद कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में स्कारलेट ने नताशा को इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट में दिखाया। वो टीम आयरन मैन के साथ खड़ी होती है, लेकिन फाइनल बैटल में स्टीव को बचाती हैं। स्कारलेट इस फिल्म में एक बैलेंसिंग फोर्स थी जो एक्शन भी करती थी और दोस्ती भी निभाती थी। इसके बाद आती है एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर, जिसमें नताशा एक ग्राउंड लेवल कमांडर बन चुकी थी। ये ब्लैक विडो थी प्योर सोल्जर। सूट चेंज हो गया, हेयर शॉर्ट हो गए और फ्लर्ट और ग्लैमर तो बिल्कुल ही गायब हो गया। और सबसे इमोशनल मोमेंट आया एवेंजर्स एंड गेम में, जब नताशा रोमानोफ ने खुद को सोल स्टोन के लिए सैक्रिफाइस कर दिया और पूरे इंटरनेट ने बोला कि ये था असली हीरोइज्म। स्कारलेट ने लिटरली ब्लैक विडो को सेक्सी टाइट सूट वाली स्पाई से एवेंजर्स की जान बना दिया। अब जहां नताशा रोमानोफ की कहानी एवेंजर्स में खत्म हो चुकी थी, तो वहीं 10 साल बाद स्कारलेट को मिली अपनी पहली सोलो ब्लैक विडो मूवी। लेकिन जब 2021 में मूवी रिलीज हुई तो एक कांड हो गया। स्कारलेट ने डिज्नी पे केस कर दिया। क्यों? ओ ये इसके बारे में तो पता ही नहीं था भाइयों हमें। 9 मुझे भी जुलाई नहीं पता था। 2021 को ब्लैक विडो रिलीज होने वाली थी। स्कारलेट ने इस सोलो फिल्म के लिए पूरे 10 साल वेट किया था और इस बार वो सिर्फ एक्टिंग ही नहीं कर रही थी, बल्कि इस फिल्म की एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर भी थी। इसके लिए स्कारलेट ने डिज्नी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, जिसमें क्लियरली लिखा था कि फिल्म सिर्फ थिएटर्स में रिलीज होगी और थिएटर्स के टिकट सेल्स का एक फिक्स परसेंटेज स्कारलेट का हिस्सा होगा, जिसका मतलब है कि जितना ज्यादा टिकट बिकेंगे उतना ज्यादा पैसा स्कारलेट कमाएंगी। लेकिन डिज्नी ने डबल गेम कर दिया। उन्होंने ब्लैक विडो को थिएटर्स के साथ साथ डिज्नी प्लस प्रीमियर एक्सेस पे भी अपलोड कर दिया, बिना स्कारलेट को बताए। लोगों ने 300 से 600 रुपए में घर बैठे मूवी देख ली। थिएटर्स खाली रहे, जिसकी वजह से स्कारलेट को मैसिव फाइनेंशियल लॉस हुआ। ये ना सिर्फ अनफेयर था, बल्कि एक एक्टर के ट्रस्ट का अल्टीमेट बिट्रेयल भी था। इसके बाद 29 जुलाई 2021 को स्कारलेट ने डिज्नी के अगेंस्ट लॉ सूट फाइल कर दिया। रीजंस थे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लॉस ऑफ बैक एंड बोनसेस एंड
deliberate strategy to boost Disney Plus at her expense. इसमें डिज्नी ने जवाब दिया कि स्कारलेट ऑलरेडी मूवी से $20 मिलियन कमा चुकी है। उनका ये एक्शन स्पेशली पैंडेमिक के वक्त एक सेल्फ सर्विंग मूव है। तो क्या सच में डिज्नी पैंडेमिक के नाम से सब कुछ जस्टिफाई कर सकती है? Then the answer is hell no. पैंडेमिक से दुनिया जरूर रुक गई थी, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के क्लॉज नहीं रुकते। एक बार जब कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है तो चाहे दुनिया उलट जाए, लेकिन टर्म्स तब तक वैलिड होते हैं जब तक दोनों पार्टीज मिलके उसमें चेंजेस ना करें। अब अगर डिज्नी वाले चाहते भी थे कि मूवी OTT पे रिलीज हो, तो एक जूम कॉल पे भी स्कारलेट के साथ टर्म्स रीनेगोशिएट किए जा सकते थे, जो कि उन्होंने कभी किया ही नहीं। इसलिए ये कोविड के नाम पे मास्क पहन के जो कुछ भी किया गया वो इमोशनल मैनिपुलेशन था, लीगली वैलिड एक्सक्यूज नहीं। फाइनली 30th of September 2021 को डिज्नी और स्कारलेट के बीच में एक सेटलमेंट अनाउंस हुआ और टर्म्स को कॉन्फिडेंशियल रखा गया। लेकिन एक बात तो तय थी कि स्कारलेट वाज डन विद नताशा रोमानॉफ। स्कारलेट का ऑफिशियल स्टेटमेंट था, I've given my heart, body and my mind to Natasha Romanoff. Now it's time to move on. स्कारलेट ने जब मार्वल को छोड़ा तो लोगों ने सोचा कि ये तो अब फिर से वही ग्लैमरस रोल्स में चली जाएगी, पर उन्होंने सबको गलत प्रूव कर दिया। 2019 में उन्होंने मैरिज स्टोरी में काम किया, एक इमोशनल कोर्ट रूम ड्रामा जहां कोई एक्शन सीन नहीं, कोई ब्लैक सूट नहीं, सिर्फ एक माँ थी जो अपने बच्चे के लिए एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर आना चाहती थी। और फिर आती है जोजो रैबिट, एक सटायर जहां स्कारलेट एक सिंगल जर्मन मदर बनी जो सीक्रेटली हिटलर के अगेंस्ट काम करती है। पूरी मूवी में एक भी बोल्ड सीन नहीं। और अब स्कारलेट हमें वापस लेकर के जा रही हैं उन्हीं इसला सोर्ना के जंगलों में जहां टीरेक्स की दहाड़ आज भी हवा को चीर देती है। मूवी का नाम है जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ और ये तो देख लेंगे कब हो रही रिलीज है। हो रही है 4th of July को। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि स्कारलेट इज 4th ओह। of July आज ही। अब What? अबे 4th of August है आज। अच्छा अगस्त ये मूवी आ चुकी है भाई। हाँ, 1 महीने पहले आ चुकी है। देखते हैं भाई, इसको भी देखते हैं, देख क्या क्या सीन है भाई। अच्छी है भाई स्टोरी काफी, बट ये एंड में ये क्या हो गया, केस वेस हाँ, केस चल रहा है भाई, केस चल रहा। ये तो चलना ही नहीं था।